था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये कोई कहे तो मुझे कोई बात नहीं है, पर मेरा गाना बूढ़ा हो गया है, क्या ये मैं नहीं बात सुन है। सकता। बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो गला जब गाता रहता है तो वो ऐसा योग है कि उसको बुढ़ापा इतनी जल्दी नहीं आता। कि वो कलाकार थे, हाँ। जिनकी वजह से देखिए आज जो हम गा रहे हैं वो सब उन्हीं की बदौलत है। हाँ। जो इतनी कॉम्पोजिशंस हैं, इतनी जो खजाना है कॉम्पोजिशंस का, हाँ। वो सब उसी की बदौलत है। हाँ, योग भी है, बिल्कुल, है ना। और अष्टांग योग का मतलब है कि 8 चरण है समाधि तक पहुंचने में। समाधि और अष्ट का 8वां हमारे चरण इसमें बहुत है। इम्पोर्टेंस भी है। हाँ। 8 हाँ, तो वो तो ये जो अष्टांग हाँ, यानी ये 8 बहुत अंग, जरूरी है। जिसके हाँ। जिस गायकी के 8 अंग हैं, हाँ, हाँ, वो अष्टांग। हाँ, तो अष्टांग आपको समझाना है, ठीक है। ग्वालियर घराने में जो सोच ग्वालियर घराने में जो हम राग का विस्तार करते हैं, हाँ, हाँ, बंदिश के एक तो बंदिश के अनुसार तो होता ही है, हाँ, पर वो जो राग का विस्तार होता है वो अष्टांग यानी कि 8 अंग हैं उसके। हाँ, जिस प्रकार से होता है, जिससे राग खुलता है, जिस प्रकार से राग खुलता हाँ, है, हाँ, जैसे वो वैसे तो आप जानती हैं। आप कहें तो फिर मैं बताऊं? नहीं, आप अच्छा, तो अष्टांग गायकी के जो 8 अंग हैं, आलाप बहलावा, बोल आलाप यानी बोलों से जो है आलाप लेना, फिर तानों के विविध प्रकार, बोलताने, लयकारी, मींडसूत, खटका, मुर्की और गमक और जमजमा वो भी है। तो ये जो 8 प्रकार हैं, और मेन चीज क्या है कि एक आर्टिस्ट के गले के अनुसार, उसके मिजाज के अनुसार वो उसको सादर करता है, वो उसको इस प्रकार से सादर करता है। और जो बड़ी खूबसूरत बात यह है कि जो मैंने आपसे शुरुआत में कही कि इतने कॉम्पोजिशंस, जिस प्रकार कॉम्पोजिशन होती है उस प्रकार से उसका विस्तार होता है। हाँ, हमारे पास इतना समय नहीं है आज, वरना मैं अलग आपको दिखाती कि फॉर एग्जांपल 2 कॉम्पोजिशंस हैं तो किस प्रकार से उसका हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा समय की बात है। हाँ,
ध्रुपद अंग की गायकी है, तो उसमें आप देखेंगे अनेक गमक, मींद, सूत, इस प्रकार की चीजें आती हैं। तो पंचम से ऋषभ की जो मींद है। और एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है कि सारंगी को हम जो है बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें क्योंकि तो आवाज के सबसे नजदीक का साज है सारंगी, तो इस वजह से जो है सारंगी, और क्योंकि इसमें गमक, मींद का काम बहुत अच्छी इसी में दिख सकता है, तो इस वजह से हमारे बहुत नजदीक है सारंगी। क्या बात है। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे मीता पंडित जी के पास। रामचंद्र चिंचवड़कर ये रहते थे, उनके पुत्र विष्णु चिंचवड़कर। जब सिंधिया लोगों ने वहां से पुणे से ग्वालियर अपनी when they shifted their base, तो उनके साथ अनेक परिवार थे जो कि शिफ्ट हुए, और उनमें से हमारा परिवार भी था। ब्राह्मण परिवार है, अनेक परिवार। आपका तो ब्राह्मण परिवार हाँ, है। हमारा महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण है। तो रामचंद्र चिंचवड़कर और उनके पुत्र विष्णु चिंचवड़कर, तो अब दोनों ही जो हैं संस्कृत के प्रकांड विद्वान, कीर्तनकार, और महाराष्ट्रीय पद्धतियों को जैसे कहते हैं उसमें पारंगत, और गाना समझने वाले ने, उस समय का जो गाना था उसको गाने वाले और समझने वाले ये थे। और ग्वालियर में आने के बाद जो है उनको पंडित कहने लग गए, और वहां से उनका सरनेम भी चेंज हो गया, जो कि आज तक हमें पंडित ही कहते हैं। और क्योंकि उनको संगीत का अत्यंत शौक था, तो उनका संसर्ग और घनिष्ठता बहुत उच्च कोटि के गवैयों से, बजवैयों से थी। नथन पीर बख्श के बहुत नजदीक थे, उनसे पारिवारिक संबंध थे। अच्छा। विष्णु पंडित जी उस्ताद हद्दू खान साहब को मराठी के प्रसिद्ध कवि मोरोपंत की आर्या ये सिखाते थे। अच्छा। क्योंकि वो देवघर में गाते थे महाराज के साथ, है ना। और उनके साथ जो मराठ कीर्तन आर्या, ठीक, एक और शब्द है। हाँ, ठीक। तो ये सिखाते थे। मराठी के बहुत फेमस मोरोपंत हुए हैं कवि। और विष्णु पंडित जी के 4 पुत्र। पंडित जी ने जब देखा कि बच्चों में इतना हुनर है और इतना टैलेंट है, तो उन्होंने हद्दू खान साहब को कहा कि इन बच्चों को सिखाएं। अब क्योंकि उनको तो छुटपन से वो जानते थे, उनके हुनर को जानते थे, सुना हुआ था और पसंद करते थे, तो उन्होंने स्वीकृति दी और तालीम वहां से शुरू हुई। तो हद्दू खान साहब जो है, हद्दू खान साहब तहखाने में गाते थे। अब ये देखिए, ब्राह्मण परिवार है और खान साहबों के पास तालीम हो रही है, कितनी खूबसूरत बात है। बेशक। और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि इससे मैं एक्चुअली आपको एक बड़ी अच्छी रोचक ही नहीं, एक ऐसी घटना जो कि आज के तारीख में जहाँ पर हम इतना हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सा वो दर्शाता है कि उस समय पे कितनी धर्म निरपेक्षता थी। एब्सोल्युटली। संगीत में तो धर्म एक ही होता है, वो संगीत। बेशक होना चाहिए। बेशक होना चाहिए। तो निसार हुसैन खान साहब ग्वालियर वाले, जब रिजेंसी काउंसिल के पास सत्ता आई, तो उन्होंने ये जो बड़ी जो सैलरीज होती हैं म्यूजिशियंस वगैरह को, तो उन्होंने जो ऑब्जेक्ट किया, तो उन्होंने
निसार हुसैन खान साहब खफा होकर उन्होंने जब कोर्ट छोड़ दिया और वे अपने प्रिय शिष्य शंकर पंडित जी के यहाँ क्या बात है, आ गए। बहुत खूबसूरत बात है। और वो आजीवन वहां पर रहे। अच्छा, अभी देखिए कि उस्ताद निसार हुसैन खान जब साहब, ब्रिटिश आए उसके बाद, हाँ, जब रीजेंसी काउंसिल के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि भाई इनको इतनी इतना क्यों ज्यादा, सैलरी, इतनी क्यों तनख्वाह दी जाए। हाँ, जैसे कि हाँ। मैंने आपको बताया था कि हद्दू हजू खान साहब तो हाथी लेके जाते थे अपनी तनख्वाह को कलेक्ट करने के लिए। अफसरों को उस समय पे कुछ चंद रुपए मिलते थे, इनको सैकड़ों में मिलते थे और कलदार रुपए होते थे ना, तो बड़ी भारी होते थे, तो हाथी लेके जा। कोर्ट म्यूजिशियन थे और बड़े ही जिसे कहते हैं रुबाबदार, और उनकी ये आदत थी कि जो उनको चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। और हमारे यानी कि और वो भी हमारे घर में 6 महीने जो है ना लहसुन आता है ना प्याज आता है। अच्छा, तो उसमें जो है निसार हुसैन खान साहब अपने आप को निसार भट्ट कहते थे, जनेऊ पहनते थे। अरे वाह, क्या बात है। और उस प्रकार के परिवार में ये होना, ये आज तो हम ये सोच भी नहीं सोच सकते। भी नहीं सकते। और इतनी गुरु भक्ति, इतना त्याग हम्म। पंडित शंकरराव पंडित जी का, तो उनको जो सारी कॉम्पोजिशंस जो हैं, जो सारा ट्रेजर आया, तो वो इसी प्रकार से जो है, जो गुरुओं की कृपा, जब मैं कहती हूँ कि गुरुओं की कृपा रही है कि उन्होंने अपनी जो विद्या है वो मुक्त हस्त से पंडित परिवार को दी। क्या, तो ये हमारी ये खुश नसीबी कि उन्होंने इस प्रकार से किया। तो बस हम कोशिश ही कर रहे हैं कि उस चीज को जितना आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा जन्म हुआ और ये मेरी खुशनसीबी है कि इतने ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों के गोद में मैं खेली हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है। दादाजी ने आजीवन ग्वालियर को अपनी कर्म भूमि बनाया। वो दिल्ली नहीं आए? दिल्ली नहीं आए। हाँ। पिताजी दिल्ली आ गए थे क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस छोटे शहरों में जो है कोई स्कोप नहीं था, या शायद उस माहौल में वो अपनापन महसूस करते होंगे, उसी माहौल में अपनापन महसूस करते उन्होंने होंगे। अपनी जो है दादाजी जो है ग्वालियर उनकी कर्म भूमि रही, उनको बहुत प्रेम था ग्वालियर से। और हम जो है गर्मी की छुट्टियों में और जब भी हमको मौका मिलता था हमको पिताजी ले जाया करते थे ग्वालियर में। अच्छा। और ग्वालियर में जो घर है वो वही है जहाँ पर वही जो पुराना घर है वहीं पे रहते अभी भी है? अब वही है। हाँ, और विद्यालय है जो कि 1914 में स्थापित हुआ था, शंकर गांधर महाविद्यालय, अच्छा। जो कि अभी भी चल रहा है, कंपू में है वो, ग्वालियर में। अच्छा। तो उनसे तालीम होती थी और उनका, मैं काफी छोटी थी उस समय पे, तो उनका मैंने ऐसी पत्र हमारे पास हैं जो कि जिसमें वो हमेशा पूछते थे पिताजी से, क्योंकि पिताजी दिल्ली में थे, कि भाई तुषार को, अतुल को गाना सिखाइए, क्योंकि ये विद्या हमने बहुत बहुत जतन से आई है हमारे पास, तो ये आगे बढ़नी चाहिए। तो उनके मन में बिल्कुल ये था कि बच्चों को शुरू से ही गाना सिखाना है। तो देयर आर नो इफ्स एंड बट्स देयर, वो तो सिखाना है। ठीक है। तो उनसे तालीम, उसके बाद जब वो दिल्ली भी आते थे, और पिताजी से तो तालीम अभी भी चल रही है। ठीक है। तो आप आगे हमें क्या सुनाने जा रही हैं? आपको मैं एक टप हर चीज में है, यही नहीं, टप्पे को जितना मेरे ख्याल से ग्वालियर में सेलिब्रेशन हुआ है टप्पे का, उससे ज्यादा शायद कहीं नहीं हुआ। और जो लोग टप तराने, टप ठुमरी, तो टप्पे का जो है ये एक जिसे कहते हैं बहुत विशेष परंपरा उसे बहुत उसे प्रोत्साहन मिला वहाँ पर, टप्पा बहुत खिला वहाँ पर। और बहुत सारे जो टप्पा गाने वाले कलाकार हैं अन्य घरानों में, वो भी ग्वालियर से ही बहुत कुछ लेते रहे, क्योंकि गुलाम नबी शोरी मियाँ जो हैं वो वही गुलाम रसूल के ही तो, और उसी के तो परंपरा के हैं हम। तो मैं आपको एक यमन में ये बहुत खूबसूरत ये गानी
एक दायरा बनता है, आपको क्या लगता है कि घरानों की क्या स्थिति है इस नए जमाने में? देखिए, तब की सामाजिक स्थिति और आज की सामाजिक स्थिति में बहुत अंतर है। बताए। जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि उस समय पे जो कला है उसको भाई गुरु कहते थे कि भाई शिष्य तब तक नहीं सुनेगा जब तक उसमें इतनी समझ नहीं आ जाती थी। ये सब पाबंदियां लगाई जा सकती थी। हाँ। आज तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सीडीज, इंटरनेट, आई मीन एक बॉम्बार्डमेंट है सब दूर से। तो उस शिष्य को कोई तरीका नहीं है कि आप उसको बांध के रख सकते हैं। यही नहीं, ऐसे भी संगीत के विद्यार्थी हैं जो कि गुरु के पास जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि भाई अगर मैं कैसेट से सुन सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्यों नहीं। कैसेट की शागिर्दी कर लूं तो काम बन जाएगा। कहने का बात ये है कि मैं किस चीज को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि देखिए, जिसे कहते हैं ना कि एक विशेष आइडेंटिटी तब तक बन सकती है जब तक, फॉर एग्जाम्पल उस जमाने में फोकस्ड रहे आप। हाँ, पर वो आज तो फोकस हो ही नहीं सकता। नहीं ना है फोकस, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? हो नहीं सकता है। तो नेचुरल है ना। देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने आप कोई भी सब पिच इंस्ट्रूमेंट तो दे देगा वो। सब इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं। पर आपने जब घराने की बात कही, मैं उसमें कहना चाह रही हूँ कि आज की तारीख में जो है जिसे कहते हैं शिष्यों को उस प्रकार में बांध के रखना, इट्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट, और ये और मुश्किल ही होता जाएगा। तो इसका क्या इलाज है? जिस तरह से मेरी दादी 9 वारी साड़ी पहनती थी, मेरी माँ साड़ी पहनती हैं, आज मैं साड़ी भी पहनती हूँ, सलवार कमीज भी पहन सकती हूँ, मैं जीन्स भी पहन सकती हूँ, स्कर्ट भी पहन सकती हूँ। अगर सोशली इतना चेंज आया है, तो नेचुरली संगीत तो हमारी सोसाइटी का ही तो पार्ट है ना। सोसाइटी का ही पार्ट है। मुख्य बात यह है कि जो अच्छी चीज है वो रहनी चाहिए, वो पल्लवित हो, खुशबू रहे उसमें। रहन सहन से घराने गायकी पर बहुत असर पड़ता है ना। रहन सहन से, जिस तरह से आपकी लाइफ है उसी तरह से आपका गाना है, वो अलग बात तो नहीं है कुछ। तो हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना हिंदुस्तानियत, जब तक हिंदुस्तानियत रहेगी, ग्वालियर घराने में जो बंदिशें गाई जाती हैं, जी हाँ, उस विषय पर आप क्या हमें रोशनी डालती हैं? देखिए, बंदिश तो क्योंकि बंदिश प्रधान गायकी है, और बंदिशें जो ख्याल गायकी में जो बंदिशें हैं वो ध्रुपद अंग से गाई जाती हैं, और ध्रुपद अंग की बंदिशें हैं क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द हिस्ट्री फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, और जो जिस परंपरा के लोग हैं उससे वन कैन एकदम समझ आती है बात कि क्यों ध्रुपद अंग की बंदिशें हैं। तो उसमें ख्याल में एक तो प्रत्येक राग में हमें अनेक बंदिशें हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यमन में देयर आर अबाउट 75-80 कॉम्पोजिशंस दैट हैव बीन टॉट। अब उसमें भी अलग अलग तालों में बंदिशें, प्रकार बहुत है, झूमरा, आड़ा चौताल, फिर अलग अलग किस्म की, इन द सेंस की इसके बारे में बड़ी अच्छी बात जो पिताजी ने मुझे कही कि जिस प्रकार से अगर हमारे पास 100 साड़ियां हैं, जिस प्रकार से हमारे रंग निखरेंगे और जिस प्रकार से हमारी खूबियां नजर आएंगी, उन बंदिशों में राग छुपा हुआ है। हर साड़ी का एंगल फर्क है। हाँ। बिल्कुल, तो बंदिशों को भी ऐसे ही जो है उसमें, और शाह सदारंग की मेनली कॉम्पोजिशन सारी ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस ही हैं जो कि हम गाते हैं और जो मुझे सिखाई गई हैं, सारी ही ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस हैं। बड़े ख्याल को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है,
और ख्याल को जैसे सिखाया जाता है वैसे गाते हैं। यानी नई कॉम्पोजिशन बनाने की कोई मनाही नहीं है, परंतु आपको नई बनाना है तो नई नया बनाइए, जो पुरानी चीज है उसको वैसे ही और उसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखिए। ये दैट इज अ थॉट बिहाइंड इट। ठीक। उसके अलावा छोटे ख्याल, सादरे, फिर तरानों के प्रकार में फारसी के शब्द हैं, तरानों में भी है, बंदिशों में भी है। अच्छा। ये हो गया। फिर अष्टपदी, जो कि हमने आपको सबसे पहले जो मैंने सुनाई थी, अष्टपदी हो गई। फिर ठुमरी में बंदिश की ठुमरी, बोल बनाव की ठुमरी, ये जो है, और पद, ये चीजें जो है हमको सिखाई जाती है। टप्पा तो खैर है ही। तो आप कहें तो मैं एक आपको मेरा जो प्रिय सादरा है मैं आपको सुनाऊंगी। जरूर। हाँ, जरूर। बिहाग में मैं आपको सुनाती हूँ।